हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का 9th लेक्चर है। जो भी बच्चे 1 से 8 तक नहीं देखे हैं वो जाके पहले देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस सर्च करेंगे, उसके बाद से एक प्लेलिस्ट बना है, वहां जाकर भी हमारा लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें देख लीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाए हैं। देखिए, हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जितने अभी एनटीएससी में आए हुए वो सारे क्वेश्चन, और आपके जो स्टेट में एग्जाम कराया जाता है, टैलेंट वाला एग्जाम कराया जाता है स्कॉलरशिप का, उससे भी जितने क्वेश्चन आए हुए वो सारे कराया जा रहा है। ये आपका बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान, ठीक है, और वेरियस स्टेट है, उन स्टेट के में आए हुए जितने सारे आपके एमसीक्यू वो सारी चीजें करवाया जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं आज अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। ओके, देखिए, ये जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इजिली आकर लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो भी हम पढ़ाएंगे ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ एक एमसीक्यू पोस्ट भी करते हैं रोज क्वेश्चन, तो वो जाकर देख लीजिएगा, इससे आपका फंडामेंटल भी और अच्छा हो जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द हैंड ऑफ द। हिंदी में पढ़ लेते हैं। विधानसभा के कुशल कामकाज के हाथ में होते हैं। विधानसभा के जो कुशल कामकाज हैं वो किनके हाथ में होते हैं? ठीक है, देखिए, विधानसभा किस लेवल पे होता है? आपके स्टेट लेवल पे होता है। तो स्टेट लेवल में जो देखिए इधर है ना, ये देखिए एक तरह से आपके हो गए, आपके मान लीजिए हम पार्लियामेंट की बात करते हैं कि ये पार्लियामेंट वाला फोटो लगा है। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट में जो यहाँ पे ये वाला चीज होते हैं ना, यहाँ जो देखिए एक सीट बना है, यहाँ स्पीकर बैठते हैं और यही सारा कामकाज को देखते हैं। वैसे ही विधानसभा, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है जो विधानसभा, ये भी ऐसे ही बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पीकर बैठते हैं और ये स्पीकर सारा काम धंधा करते हैं। जैसे देखिए, ये आपके ओम बिरला जी हैं। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे स्पीकर कौन है? ओम बिरला। बताया था ना कि हमारे स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ये देखिए आपके ओम बिरला जी, आप देख लीजिए, ये ओम बिरला है, ये लोकसभा के क्या है? स्पीकर है। ठीक है बच्चे, तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और सबसे पहले कौन बने थे? जीबी मौलंकर। आपको बता दिए कि ये हमारे ओम बिरला स्पीकर है। जो भी अगर मान लीजिए जैसे यहाँ बैठे रहते हैं एमपी वगैरह, तो एमपी बैठे रहते कभी भी धारणा करने लगते हैं कि ये बिल पास होने नहीं देंगे, हल्ला करने लगते हैं पूरा इधर। ये जो आपके ओम बिरला है, ऐसे देखिए हाथ करके बोल रहे, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, बैठ जाओ। ठीक है, इनका हाथ के गेस्टर से समझ में आ रहा है। तो ये होते आपके स्पीकर, ये सारा कामकाज को देखते हैं। समझ गए? तो विधानसभा में भी स्पीकर होते हैं और लोकसभा में भी आपके स्पीकर सारा कामकाज को देखते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए फोटो से समझ में आ रहा है ना। ये देखिए आपका विधानसभा है, यहाँ पे आपके स्पीकर बैठते हैं। समझ गए? यही सारे कामकाज को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू सेफगार्ड देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये पूछा जा रहा है कि आर्टिकल किस आर्टिकल का है? ये राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू सेफगार्ड देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ये कौन सा आर्टिकल है? देखिए, आपको एक हमने बताया था कि आपके फंडामेंटल राइट 6 है, उसमें से राइट टू कल्चर है जो आपका आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, इनके बारे में भी जिक्र किए थे। आपका फंडामेंटल 6 है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में ये आपके आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 ये लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 29 दिया ऑप्शन, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और आर्टिकल 30 क्या कहता है? ठीक है, तो पूछा जाएगा मान लीजिए कि आपका ये किस फंडामेंटल राइट में आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे?
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी जैसे माइनॉरिटी होता है ना, जैसे माइनॉरिटी का मतलब हुआ कि जैसे 100 लोग हैं, ठीक है, और इसमें से जो एक जन को 80 वोट मिला और एक जन को 20 वोट मिला, तो 20 वाले लोग क्या हो गए? माइनॉरिटी हो गए, समझे? और 80 वाले क्या हो गए? मेजोरिटी हो गए। तो इसमें से आर्टिकल 21 आर्टिकल को उल्लेख करते हैं, आर्टिकल 29। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन 83, ईवी रामास्वामी पब्लिश एंड इंग्लिश जर्नल्स टू प्रोपेगेट हिज आइडिया। ये देखिए, रामास्वामी ने किस बुक को लेकर अपने आइडिया को क्या किए थे? प्रोपेगेट किए थे। प्रोपेगेट के मतलब फैलाना, बताना, ठीक है। तो ये इन्होंने अपना विजडम बुक में अपने आइडिया को प्रोपेगेट किए थे। जैसे देखिए, पहले क्या होता था, हम अभी की बात करें, अगर आपको कुछ भी बताना होगा तब क्या करते हैं? डायरेक्ट ट्विटर पे पोस्ट कर देते, स्टेटस लगा देते, फेसबुक पे बता देते हैं, ठीक है। और ज्यादातर अगर मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं लोग, पहले क्या होता था कि पहले हम अपने आइडिया को अगर बताना चाहते हैं तो बुक में उसको अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद से अपने आइडिया को बताते हैं, ठीक है। उस समय ट्विटर वगैरह नहीं था ना कि कुछ भी छोटा छोटा बात होता है तो आप ट्वीट कर दीजिए, ये करिए वो करिए, ठीक है। लेकिन उस समय बुक लिखते थे, ठीक। अब बुक लेकर अपने आइडिया को मेंशन किया जाता था, बताया जाता था, ठीक है बच्चे। तो ये विजडम में इन्होंने अपने आइडिया को प्रोपेगेट किया था। ये देखिए, अगर पूछा जाए कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये किस पार्टी से आते थे, तो ये आपके जस्टिस पार्टी से आते थे, ठीक है, जस्टिस पार्टी से आते थे। और इनका एक मेमोरियल भी है, कहाँ है? पेरियार मेमोरियल। कहाँ है? आपका चेन्नई में है, ठीक है। देखिए, ये आपका रामास्वामी, ये बहुत ही जैसे मान लीजिए कास्ट के अगेंस्ट रहते थे। कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है। तो ये कास्ट और जेंडर के काफी ज्यादा अगेंस्ट रहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर समाज में इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का मतलब असमानता, यानी किसी को भेदभाव से देखना कि ये बड़े कास्ट का लड़का है, ये छोटे कास्ट का लड़का है, इन्हीं की वजह से तो इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। कास्ट की वजह से ना, अगर मान लीजिए सब लोग एक तरह से किसी इंसान को देखेंगे, सभी लोग तो इंसान ही होते हैं ना, सबके अंदर खून ही होता है, बस एक मतलब ये एक लगा दिया गया है कि हाँ ये आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप उस कास्ट से, एक बना दिया गया है, आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी है नहीं, ये सारी चीजें बना दी है, ठीक है। तो ये हो गया, इनके वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होता है, ठीक है बच्चे। कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो काफी लेट हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 इज द फर्स्ट स्टेट इन आवर कंट्री टू रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर। कौन से स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये ट्रांसजेंडर है? ये देखिए तमिलनाडु में आया हुआ है, और आंसर भी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु को ही आपके फर्स्ट स्टेट कहा गया है ट्रांसजेंडर को, ठीक है बच्चे, ये लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करवाया, बस आंसर आपको बता दिया, आपको आंसर बता दिया और छोड़ दिया। देखिए, जिसमें फैक्ट बताने लायक होता है ना, उसमें हम फैक्ट बताते हैं, ठीक है। जिसे मुझे लगता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसमें हम फैक्ट बताते हैं। अगर नहीं लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है, तो उसका फैक्ट नहीं बताते हैं, जस्ट आपको आंसर बता देते हैं, समझ गए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में है कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। ये क्या है? देखिए तो आपका SAARC क्या है? सार्क है। हमने सार्क के बारे में आपको कभी बताए हैं लेक्चर में, एमसीक्यू सीरीज में। सार्क के बारे में बताया था ना कि सार्क क्या है? आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो आपका 1985 में बताया था बच्चे। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका काठमांडू में, यानी नेपाल में, समझ गए। इसमें कितनी कंट्री आते हैं? तो आपके 8 कंट्री आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं एक बार बता दे रहे हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, अपना इंडिया प्यारा भारत, मालदीव,
नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये आपके 8 कंट्री आता है। आपका प्यारा भारत भी इसमें है, ठीक है, सार्क का ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है। देखिए अभी अफगानिस्तान का तो आप जानते ही हैं कितना ज्यादा तालिबान का रूल आ गया, तो वहां कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आप लोग बच्चे न्यूज देखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत न्यूज जब देखेंगे ना, जब टाइम मिलेगा तो पता चलेगा कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सार्क से जुड़ी क्वेश्चन, इतने सारे। हाँ, इनका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, तो ढाका में दिया ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है कि इनका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, ढाका में। इस टाइप से मैंने क्वेश्चन एक बार करवाया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ रिविजन के तौर पे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया इज ऑल्सो फ्लोइंग मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम, समझ गए। देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, आपको ये भी बताया मैंने। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा पार्टी। अब एक से ज्यादा पार्टी का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे जैसे आप देखे होंगे ना कि आपके मोदी जी किस पार्टी से आते हैं, बीजेपी से। राहुल गांधी किससे आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, ठीक है। नीतीश जी किससे आते हैं, लालू जी किससे आते हैं। ये सब क्या है, एक पार्टी है ना। तो आपके बहुत सारा आपके इंडिया में पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है। तो जब बहुत सारा पार्टी होगा तो क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम, समझ गए। और एक पार्टी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वन पार्टी सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें वन पार्टी सिस्टम है, तो आपका चाइना है। चाइना में एक ही पार्टी है, समझ गए बच्चे। तो जहां पे एक पार्टी होगा उसे क्या बोलेंगे, वन पार्टी सिस्टम। जहां पे 2 पार्टी होगा उसे क्या बोलेंगे, 2 पार्टी सिस्टम, समझ गए। तो आजकल ना मतलब अधिकतर कंट्री में एक से ज्यादा पार्टी है, मतलब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो जिसमें 2 से ज्यादा पार्टी होंगे ना, उनको क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हमारा इंडिया भी अगर पूछा जाए किस तरह का पार्टी सिस्टम है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इसमें देखिए क्या दिया है मल्टी पार्टी सिस्टम का, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका। चाइना तो बता दिए क्या आपका वन पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम कौन है, देखिए इसमें ऑप्शन में तीनों दिया है। आपका अमेरिका भी मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया है, ठीक है, फ्रांस भी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा ऑप्शन ढंग से नहीं लगाया गया है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसमें बहुत सारा स्टेट है। तो आप समझ गए ना मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, पहले ये बताइए चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। आपको बताए हैं कौन है बच्चे, सुनील चंद्रा। आपको बताया है ना कि आपके चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, सुनील चंद्रा। कितने बार बताएं, एक बार नहीं कितने बार बताएं। और इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन में कितने होते हैं आपके मेंबर, 3 होते हैं ना, बताया था ना कि एक 1 होते हैं, ठीक है, सुशील चंद्रा है आपके, ये लिख लीजिए यहाँ पे सुशील चंद्रा। एक बच्चे से मैं लिख दे रहा हूँ सुशील चंद्रा, ठीक है बच्चे। और कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, समझ गए। इसमें से एक जो होते हैं आपके हेड होते हैं सुशील चंद्रा, और इसके बाद 2 और होते हैं। तो इन्हें कौन अपॉइंट करता है, कौन चुनता है, तो हमारे प्रेसिडेंट, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। Who was the first chairman of प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ठीक है। आपको प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1951 में बताया था ना बच्चे, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन को किसमें चेंज कर दिया गया है, नीति आयोग में। नीति आयोग कब आया था, 2014 में। कब से फॉर्म आया, 15 में आया। तो नीति आयोग के आपके कौन चेयरमैन है, तो पीएम। जब नीति आयोग के चेयरमैन पीएम है, तो आपके प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन कौन होंगे, पीएम। तो 1951 के टाइम आपके पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है बच्चे। ये आपके क्या हो जाएगा आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इन सबके चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोएस्ट लेवल ऑफ ट्राई लेवल पंचायती राज। ट्राई यानी 3 लेवल पंचायती राज, ठीक है बच्चे।
3 लेवल पंचायती राज। ओके, तो आपको ये भी बताया है पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन कि पंचायती राज कब आया था, कब इसको अमेंड किया गया था। 73rd अमेंडमेंट है, 1992 में अमेंड किया गया था, बताया था ना आपको। और सबसे पहले पंचायती राज को किस डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर कहाँ है जी? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। 73rd अमेंडमेंट में आता है। और किस शेड्यूल में है? तो 11th शेड्यूल में है, ठीक है। और इसी का होता है 74th अमेंडमेंट में आया था आपका म्युनिसिपैलिटी, ये भी 1992 में आया था। और ये किस अमेंडमेंट में है आपका, सॉरी किस शेड्यूल में आता है आपका? 12th शेड्यूल में आता है। ये 11वीं में आता है अनुसूची में, ये 12वीं में आता है, ठीक है। तो ये किस लेवल पे लगाया गया था? तो विलेज पंचायत लेवल पे ये लगाया गया था, ठीक है। आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड वाज, हाँ चलिए आपको ये भी बताया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन कब हुआ था, कब स्टेब्लिश किया गया था, बताया था ना बच्चे। इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लिखा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बताए हुए हैं। जो बच्चे शुरू से हमारे लेक्चर देख रहे हैं ना, उन्हें इन सारी चीजों में दिक्कत नहीं होता होगा। तो आप लोग जो बच्चे कंटिन्यू बने रहेंगे उनको तो और मजा आएगा पढ़ने में। तो आप लोग हर लेक्चर को देखिए, ये नहीं कि बीच में पढ़ रहे हैं उसके बाद छोड़ दिए, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 15 क्या होते हैं आपके सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर होते हैं। इसमें 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 क्या होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ये कब स्टेब्लिश किया गया था आपका? आपको उस समय बताया था कि अक्टूबर 1945 में। अब इसमें देखिए तो दिया है, हाँ 24 अक्टूबर 1945। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए परमानेंट मेंबर में कौन कौन से कंट्री आते हैं आपके? यूएसए, रसिया, चाइना, ठीक है। और क्या बताइए बताइए बताइए? यूएसए, रसिया, चाइना और आपका यूके। देखिए 1 2 3 4 5 कौन कौन सा हो गया? यूएसए यानी अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद चाइना, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद रसिया। समझ गए? ये आपके 5 हैं जो परमानेंट मेंबर है। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। ये अगर वोट देंगे तो कोई भी रेजोल्यूशन पास होगा। अभी रिसेंट एक न्यूज आया है, जैसे न्यूक्लियर, आप सुने होंगे कि इस कंट्री के पास न्यूक्लियर बम है, चाहे न्यूक्लियर सबमरीन है, तो क्या करते हैं वो लोग टेस्ट करते रहते हैं ना। तो इन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर वार, मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई हुआ, तो ये भी बोलते हैं कि न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, ये भी बोलते हैं कि न्यूक्लियर बम फेंक देंगे। पर मान लीजिए न्यूक्लियर बम फेंकने से आप हम पे फेंकेंगे तो आपका पूरा देश डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम आप पे फेंकेंगे तो आपका पूरा देश डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर वार होगा तो न्यूक्लियर वार से कोई जीत नहीं सकता है, ठीक है। तो इन्होंने 5 कंट्री ने मिलकर कहा है कि कोई भी इन फ्यूचर में न्यूक्लियर वार का धमकी नहीं देगा। बस ये डराने के लिए अगर कोई बनाया है तो बना लिया, अब कोई नहीं बनाएगा। यानी जिन 5 मेंबर के पास है तो इनको ही कहा जाएगा कि न्यूक्लियर कंट्री है, बाकी सारे नॉन न्यूक्लियर कंट्री में आएंगे, ठीक है। अभी रिसेंट ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ओके, आज का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, आप मैच कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो देखिए ये आपका एमसीक्यू की सीरीज चल रहा है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए मन लगा के, और बार बार क्या करें, रिवीजन करें। एक बार मान लीजिए आप पढ़ ले रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है, दूसरी बार जब इसे देखिए ना तो एक स्पीड चेंज करने का आता है, और नॉर्मल आता है, ठीक है, 1.25 1.75, तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। टाइम बचेगा तो आपका और किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में लगाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।